सर, क्या लॉन्ग मार्च खान साहब के मुतालबात पूरे करने में कारगर हो पाएगा? जमीन पे हकायक ये हैं कि जो हुक्मरान जमात है वो तो गैब है, वो ना सड़कों पे नजर आती है ना कहीं और है। तो फील्ड पीटीआई ने जो है वो पकड़ी हुई है और क्लीन स्वीप हो रहा है। तहरीक इंसाफ का मतलब क्या है? वो तहरीक जो इंसाफ दिलवाना चाहती है। इंसाफ का बुनियाद क्या है कि हर शख्स, चाहे वो गदागर हो चाहे वो बादशाह हो, उसको यकसां लेवल प्लेइंग फील्ड मिले इंसाफ के लिए। खान साहब पर जब हमला हुआ तो एक ये परसेप्शन बनाने की कोशिश की गई कि गालिबन ये प्लांटेड भी है, खान साहब को फेस सेविंग दी गई है। जो शख्सियात या जो लोग कहते हैं कि जी ये तो एक महज या ड्रामा रचाया गया था, उनसे मैं ये कहता हूँ कि वो खड़े हो जाए वहां पे, तो उनकी टांगों में मैं 3 गोलियां मारता हूं, मैं देखता हूं वो कैसे फिरते हैं। गैस की लोड शेडिंग के साथ आपको बिजली की लोड शेडिंग और बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा देखने को आएगा, और उसके साथ साथ जो महंगाई की शरह है वो आपको 45% से भी ज्यादा हो जाएगी। 92 और अभी के वर्ल्ड कप की मुमासलत काफी ज्यादा है। बिल्कुल मुशाबह तो 100% है। जैसे 92 में हुआ था वही चीजें अब दोहराई जा रही हैं। आखिर में अगर 10 ओवर हो सकते हैं, अगर वो भी नहीं हो सकते तो फिर दोनों टीमों को ज्वाइंट वर्ल्ड कप चैंपियन करा दिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं अब बात होगी। नाज़रीन कराम, मुल्क इस वक्त सियासी अफरा तफरी का शिकार है। हुक्मरान जमात हो या अपोजिशन, हर तरफ रेस लगी है। इमरान खान पर कातिलाना हमले के बाद लॉन्ग मार्च एक मरतबा फिर शुरू हो चुका है, जिसकी क़यादत अब शाह महमूद कुरैशी कर रहे हैं। दूसरी जानिब हमले की FIR दर्ज हो चुकी है, लेकिन FIR भी ऐसी जो कि खुद मुतनाज़े हो चुकी है। इस सब पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले वीकली राउंड अप। इमरान खान का लॉन्ग मार्च दोबारा उसी मकाम से शुरू जहां कातिलाना हमला हुआ। बैकडोर रवाबित की बाज़गश्त और अफवाहों का बाजार गर्म होने क्या जा रहा है? क्या पिंडी पहुंचने से पहले कोई फैसला हो जाएगा? मौजूदा तौर पर सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने न्यूजीलैंड को सेमीफाइनल में पिछाड़ के रख दिया। पाकिस्तान फाइनल में और भारत फाइनल की दौड़ से बाहर। क्या 92 के वर्ल्ड कप की याद ताजा हो पाएगी? NRO-2 की जानिब इंपोर्टेड सरकार तेजी से गामजन। नवाज शरीफ को सिफारती पासपोर्ट जारी कर दिया गया। केसेस खत्म होने का सिलसिला भी जारी। क्या हुकूमत में आने का मकसद यही था? इन तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और साबिक विफाकी वजीर उमर अयूब साहब। उमर अयूब साहब, वेलकम टू द शो। ये बताइएगा कि तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च एक बार फिर शुरू हो चुका है। सर, क्या लॉन्ग मार्च खान साहब के मुतालबात पूरे करने में कारगर हो पाएगा, क्योंकि हालात तो कुछ अच्छे नहीं हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने अपने प्रोग्राम पे मदद किया। देखें जी, हम लोग हालात जो हैं वो रब्बुल इज़्ज़त की मदद के साथ इंसान कोशिश करता है और वो बनते हैं जी। जिस वक्त हमारी हुकूमत के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया तो कोई सोच सकता था कि पंजाब में पंजाब की हुकूमत जो इम्पोर्टेड हुकूमत लाई थी और हम लोग अवाम की ताकत के साथ, अल्लाह की मदद के साथ वो जीतेंगे? क्या कोई सोच सकता था कि 8 सीटों में खान साहब क्लीन स्वीप मजीद करेंगे? उसमें से भी पहले जो पंजाब में इलेक्शन हुए थे 20 में से 16 सीटें PTI ने जीती। और उसके बाद इस वक्त ग्राउंड रियलिटी ये है कि जगह जगह पे मैं खान साहब के साथ इस लॉन्ग मार्च पे हम लोग शरीक थे और हैं और यही नजर आ रहा है। अभी भी मैं एबटाबाद से वापस आया हूँ हरीपुर। कल हरीपुर में इंशाल्लाह हमारा जलसा है, परवेज खटक साहब यहाँ पे आ रहे हैं, हमारी रैली है। तो जमीन पे हकायक ये हैं कि जो हुक्मरान जमात है वो तो गैब है, वो ना सड़कों पे नजर आती है ना कहीं और है। तो फील्ड PTI ने जो है वो पकड़ी हुई है और क्लीन स्वीप हो रहा है। और जिस वक्त इलेक्शन होगा इंशाल्लाह, आज ना हो तो कल, कल ना हो तो परसों, परसों ना हो तो चौथ, इलेक्शन तो होगा। फील्ड जो है और इलेक्शन वो जीतेगी PTI, और ये नहीं कि 2 ताई अक्सरियत से, इंशाल्लाह इससे भी ज्यादा क्लीन स्वीप होगी। तो ये हालात जो हैं, जो PTI के और इमरान खान साहब के मुतालबात क्या हैं? उनके 3 ही मुतालबात हैं।
वो ये है कि जी आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा दें, FIR की रजिस्ट्रेशन करा दें, ये उनकी मुतालबात हैं। और हम लोग क्या चाहते हैं? कोई लंबी चौड़ी वो फहरिस्त तो है नहीं। अयूब साहब, मुतालबात तो हैं और कोई लंबी चौड़ी फहरिस्त भी नहीं है, और यही मुतालबात इमरान खान साहब के हैं और अवाम भी इमरान खान साहब के साथ निकल रही है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि ये मुतालबात कैसे मना पाएंगे जब अपनी हुकूमत है पंजाब में और उसमें अपनी मर्ज़ी की FIR भी दर्ज नहीं हो पाई, और एक ख़बर भी फैलाई गई कि इस सब के अंदर ज़ाहिर बात है इख्तलाफात भी थे। तो इस सब में क्या रियलिस्टिकली अगर हम देखें और ग्राउंड रियलिटीज़ को देखें तो क्या हमें मुतालबात मंजूर होते नज़र आ रहे हैं? देखिए जी, दो तीन चीज़ें हैं आपको और आपकी तवज्जुह से अवाम को। सबसे पहली चीज़ ये कि जो इख्तलाफात थे वो किसी किस्म के इख्तलाफात नहीं थे। पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, इख्तलाफात नहीं थे, नंबर एक। नंबर दो जो है, हमारे वहाँ पे वुज़रा जो हैं वो सारे PTI के पार्टी डिसिप्लिन के पाबंद हैं, चाहे वो सीनियर मिनिस्टर हो, होम मिनिस्टर हो, सारे हों। बहुत सिंपल चीज़ है जो इमरान खान साहब बात आज भी उनकी स्पीच में थी कि तहरीक इंसाफ का मतलब क्या है। वो तहरीक जो इंसाफ दिलवाना चाहती है। इंसाफ का बुनियाद क्या है कि हर शख्स, चाहे वो गदागर हो चाहे वो बादशाह हो, उसको यकसा लेवल प्लेइंग फील्ड मिले इंसाफ के लिए। यहाँ पे एक आम आदमी को भी वो किसी थाने में चला जाए उसको मुसीबत होती है FIR दर्ज कराने में। इमरान खान साहब को भी प्रॉब्लम दरपेश है। बजाते खुद बैसियत एक आम शहरी उमर अयूब को भी वही प्रॉब्लम दरपेश है। मेरी खुद जो तशद्दुद पुलिस ने मुझ पे किया, आज तक वो FIR नहीं कटी, क्योंकि पंजाब पुलिस के कई एहलकार जो हैं और कई लोग उनके पसे पर्दा वो नहीं चाहते कि वो FIR कटे, क्योंकि उसमें राना सनाउल्लाह IG पंजाब और बाकियों को मैंने नामजद किया हुआ है। इसी तरह प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने राना सनाउल्लाह, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और मेजर जनरल फैसल को नामजद किया हुआ है। उनकी दरख्वास्त है और उनका हक है बैसियत शहरी कि वो उनको नामजद करें। ये हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का कानून है, ये लॉ ऑफ द लैंड है। हाँ, FIR के बाद फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है, उसके बाद जिस वक्त तहकीक होती है, तफ्तीश होती है, उस पर देखा जाता है कि जी फलाना शख्स इसमें मुल्जिम नहीं है या इसमें दरकार नहीं है, उसको फिर खारिज किया जाता है उस पर्चे से। तो ये तो कानूनी तकाजे जो हैं वो पूरे करने चाहिए, वरना तकाजे पूरे नहीं होंगे तो फिर जिस तरह खान साहब, इमरान खान साहब कहते हैं कि रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, ये फिर जंगल का कानून होगा और एक बनाना रिपब्लिक की तरह हम लोग चलते रहेंगे। और यही वजह है कि मुल्क में सरमायाकारी जो है वो नहीं होगी और चीज़ें जो है माशी मुश्किलात वो मुल्क को दरपेश होंगी। सबसे अहम चीज़ रूल ऑफ लॉ हमें मुल्क में चाहिए, बाकी चीज़ें जो है वो पीछे आ जाती हैं। रूल ऑफ द लॉ होगा, कानून की बालादस्ती होगी तो आपकी सरमायाकारी भी होगी, आपके लोग आके कानून साजी यहाँ पे बेहतर हो सकेगी, लोग आके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, आपके इदारे ठीक चलेंगे। सारे इदारों को अपनी हदूद के अंदर रह के मुल्क में रहना चाहिए। बिल्कुल, और कानून की बालादस्ती होगी तो सियासी इस्तेहकाम भी आएगा, सियासी इस्तेहकाम आएगा तो मुआशी इस्तेहकाम आएगा, और सब अगर आइन के पाबंद हो जाएं तो फिर तो सारे मसाइल हल हो जाएं। अच्छा उमर अयूब साहब, एक खान साहब पर जब हमला हुआ तो एक ये परसेप्शन बनाने की कोशिश की गई कि गालिबन ये प्लांटेड भी है, खान साहब को फेस सेविंग दी गई है, लेकिन खान साहब तो फिर सड़कों पर आ गए हैं, तो वो तासुर भी जो है वो गलत साबित हो गया। लेकिन यहाँ पर कुछ सवालात हैं। आप देखें कि रास्ते बंद किए गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, लेकिन कल खान साहब ने ये कहा कि और ये अपने कारकुनान को भी हुक्म दिया कि सारे रास्ते खोल दिए जाएं। तो क्या इस वक्त मामलात तय हो रहे हैं, कुछ बैकडोर कुछ चल रहा है, या फिर रास्ते बंद हैं सारे? देखिए जी, सबसे पहली बात आपकी, मैं यहाँ से सवाल का जवाब दूंगा। जो शख्सियात जो लोग कहते हैं कि जी ये तो एक महज या ड्रामा रचाया गया था, तो उनसे मैं ये कहता हूँ कि वो खड़े हो जाए वहां पे, तो उनकी टांगों में मैं 3 गोलियां मारता हूँ, मैं देखता हूँ वो कैसे फिरते हैं। सबसे पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि मतलब ये तो मतलब निहायत ही मेरे ख्याल घटिया सोच के सोच वाले लोग हैं। उनके गार्ड को 6 गोलियां लगी, जायद उसका नाम है, बाकी हमारे साथी हैं। अहमद चट्टा साहब को गोली लगी, आपके फैसल जावेद साहब को यहाँ पे चेहरे पे श्रैपनल लगा, हमारे कई लोग जो हैं वो जख्मी वहां पे पड़े हुए हैं। एक मुबीन साथी हमारा जो है वो शहीद हुआ। तो ये तो इंतहा हो गई ना घटिया सोच की। दूसरी अहम बात, आप आगे इस बात को आगे चलाते हुए,
मैं और असद उमर साहब हम लोग उसी वक्त जिस वक्त ये फायरिंग शुरू हुई थी जी। हम लोग रावलपिंडी से वहां पे उस जगह पे वजीराबाद पहुंचे। जैसे मैं गाड़ी से निकलने वाला था, हम लोग निकलने वाले थे, मैंने असद साहब को कहा, मैंने कहा असद भाई ये फायरिंग हुई है और बचपन से हम लोग बंदूकें चलाते आए हैं, कुछ थोड़ा बहुत इसका इल्म है, तो मेरे जहन में था कि ये एक सिंगल वेपन नहीं चल रहा। ओके। और बाद में जिस वक्त मैंने उसकी वीडियो सुनी तो मतलब एकदम पता लग जाता है एक ट्रेंड आदमी को कि एक आपकी आप समझें कि कवरिंग फायर आप उसको कह सकते हैं या सप्रेसिंग फायर, एक फायर नीचे से था, वो डायरेक्ट वो आपका ध्यान बदलने के लिए था, और ऊपर से सप्रेसर होता है, सप्रेसर आवाज को पूरी तरह खत्म नहीं करता पर बहुत हद तक खत्म हो जाता है, और वो गोलियां ऊपर से चली थी। और बिल्कुल वहां पे खोके और आईजी पुलिस ने भी इस चीज की कल तस्दीक की है, और ये मैंने ट्वीट 5 दिन पहले मेरे टाइमलाइन पे ट्विटर पे देख लीजिएगा, और मैंने वहां पे डिटेल्स भी दी हैं कि सप्रेसर क्या चीज होती है। अभी इसके साथ एक और चीज है, तीसरा एलिमेंट भी है कि जो राउंड आपके एसएमजी सब मशीन गन के राउंड जो है वो भी वहां से बरामद हुए हैं, जो मैं आज अखबार में भी पढ़ रहा था। तो इसका मतलब है कि तीसरा वेपन जो था वो भी इन्वॉल्व है, और वो साइलेंस्ड वेपन था। सो लिहाजा ये कोई छोटी मोटी कंस्पिरेसी नहीं थी, ये किसी आम आदमी के पास सप्रेस्ड वेपन नहीं होता, ये हाईटेक वेपन सिस्टम्स होते हैं, और साइलेंस्ड वेपन तो बहुत ही मुश्किल है आपको मिलना, और वो भी हाई कैलिबर राइफल का। लिहाजा ये डिमांड है कि ये साफ सुथरी आपकी फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। बल्कि मैं इमरान खान साहब को और पंजाब गवर्नमेंट को मेरी रिक्वेस्ट थी कि यहाँ पे इंटरनेशनल फोरेंसिक एक्सपर्ट्स लाए जाएं और उनसे ये एक साफ सुथरी इन्वेस्टिगेशन कराई जाए। आखिरी बात आपकी जो आपने बात की कि जी यहाँ पे कोई चीज मामला तय पाए हैं, नहीं, हमारा लॉन्ग मार्च रमा दमा है। शाह महमूद कुरैशी साहब आज पंजाब में थे, असद उमर साहब भी पंजाब में फैसलाबाद की तरफ थे, परवेज खटक साहब, असद कैसर साहब, शाह फरमान साहब, आतिफ खान, शाहराम खान, हम लोग हजारा में थे, कल भी हजारा में ही है। मुख्तलिफ जगहों से हमारी रैलीज और हमारी जलसे हो रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला कन्वर्जेंस हमारी रावलपिंडी में होगी। किसी के साथ बातचीत के हवाले से आपने बात की, मेरे इल्म में नहीं है कि किसी के साथ बातचीत हो रही है। हमारी जो गुफ्तगू और गुफ्तशनीद चल रही है वो अवाम के साथ चल रही है। विन विन सिचुएशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। उसकी बुनियादी वजह यह है कि इस वक्त की इम्पोर्टेड हुकूमत जिस क्राइसिस और नैच पे मुल्क को ले आई है वो अनसरपास्ड है। आपकी रुपए की कीमत मजीद जो है वो गिरेगी। आपके पास गैस का क्राइसिस जो आ रहा है, मिनिस्ट्री ने तो कहा है, उन्होंने तो हाथ खड़े कर दिए। जो चीज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत मैनेज करती थी वो इस इनकॉम्पिटेंट टीम से मैनेज नहीं हो पा रही। गैस की लोड शेडिंग के साथ आपको बिजली की लोड शेडिंग और बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा देखने को आएगा, और उसके साथ साथ जो महंगाई की शरह है वो आपको 45% से भी ज्यादा हो जाएगी। लोग महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, और ये इंपोर्टेड हुकूमत जो है ये बाहर मजे कर रही है। बिल्कुल, और अब तो NRO 2 जो है उसकी तकमील की जानिब भी मजीद कदम उठाए जा रहे हैं। नवाज शरीफ साहब को सिफारती पासपोर्ट भी दे दिया गया और सब कुछ हो रहा है, और शहबाज शरीफ साहब एक बार फिर से लंदन की यात्रा पर निकले हुए और एक सज़ा याफ्ता शख्स जो है उससे मशवरे भी ले रहे हैं। तो इस वक्त सियासत किस जानिब जा रही है कि क्या मुल्की तारीख के अहम फैसले एक नाअहल और एक मफरूर शख्स करेगा, और उसमें फिर आले शरीफ के ऐसे लोग भी बैठे होंगे मुल्क के आम तरीन फैसले लेने के लिए, जो ये कहते हैं कि हम तो पाकिस्तान के शहरी नहीं हैं, हम पर तो कानून ही नाफिज नहीं होता। बिल्कुल आप बात दुरुस्त कर रहे हैं, और फिर उसके साथ साथ इस आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए एवनफील्ड अपार्टमेंट कहां से आया, कैसे आया, नंबर 1। नंबर 2 चीज अहम बात यह है कि शहबाज शरीफ साहब का केस जो उन्होंने डेली मेल के खिलाफ किया था, तो कल ही परसों उनकी बरतानिया के जज ने उनको कहा कि आप इसको आके या डिफेंड करें या फिर इसकी हम लोग ट्रायल पे जाएंगे। या उन्होंने ना किया तो उनको वहां पे कोर्ट फीस के जो जुर्माना है वो भी अदा करना पड़ेगा। यहाँ पे उनकी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहिबा जो हैं वो उसको नया स्पिन दे रही थी। मुझे नहीं समझ आती कि वो सारी दुनिया को बेवकूफ़ समझते हैं या फिर वो किसी ऑल्टरनेट रियलिटी में रहते हैं। ये सारी की सारी हुकूमत वो होता है ना जी, वर्चुअल रियलिटी में, ऑल्टरनेट रियलिटी में, मेरा ख्याल है वहीं पे ये ज्यादातर दिन गुजार रहे हैं। इमेजिनरी वर्ल्ड क्रिएट किया हुआ है। एलिस इन वंडरलैंड में मेरे ख्याल है ये रह रहे हैं ज्यादातर। इनको हकीकत का और हकायक का नहीं पता। दुनिया बहुत आगे चली चुकी है।
वहां पे पाकिस्तानी डायस्पोरा इंग्लिस्तान में भी है, उनको जुडिशल सिस्टम का भी पता है, लोग समझते हैं। गांव का एक आदमी, सड़क पे चलने वाला आदमी, वो ये सारी चीजें देखते हैं, समझते हैं, उनको मालूम है हकीकत क्या है, सच क्या है, सच्चा कौन है और झूठा कौन है। ये लोग झूठे हैं, इसका दो आरा है नहीं। जी अच्छा उमर अयूब साहब, एक और बड़ी आम चीज़ है कि पूरे पाकिस्तान से काफ़िले जो हैं वो रावलपिंडी में कन्वर्ज होंगे। जब तक वो आएंगे इमरान खान साहब इन काफ़िलों से वर्चुअल खिताब भी करते रहेंगे और फिर रावलपिंडी से खान साहब खुद क़यादत करेंगे। पंजाब में आपकी गवर्नमेंट है, केपी में आपकी गवर्नमेंट है, रावलपिंडी तक आने में तो कोई मसला नहीं होगा। लेकिन जिस तरह से राना सनाउल्लाह साहब हमारे वज़ीर दाखिला हैं और वो बड़े धड़ल्ले से टीवी पर आकर कहते हैं कि जो 25 मई का रियासती जबर हुआ उससे भी वो आगे की नई मिसालें भी कायम करेंगे। और इस वक्त अगर देखा जाए तो असल मसला तो आएगा जब आप रावलपिंडी से एक बड़ी फोर्स की सूरत में शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में दाखिल होंगे। अब अगर यहाँ पर ऑलरेडी वो तैयार बैठे हैं और अल्लाह ना करे हालात ख़राब होते हैं या निज़ाम की लपेटने की तरफ चीज़ें जाती हैं जो कि शायद इस गवर्नमेंट को सूट करे, तो उस सिनेरियो से बचने के लिए जो कि इस वक्त लग रहा है कि वो तो तैयार बैठे हैं, पीटीआई का क्या उसके लिए स्ट्रैटेजी होगी? देखिए जी, राना सनाउल्लाह साहब को अनड्यू इंपॉर्टेंस दी जाती है। वो किस चीज़ का इंटीरियर मिनिस्टर है? वो तो इस्लामाबाद को भी पूरी तरह कंट्रोल नहीं करता। वो अपनी मिनिस्ट्री में या चपड़ासी बदला दे तो मैं समझूंगा वो बहुत बड़ी बात कर देगा, नंबर एक। दूसरी बात यह है कि उसकी रिट कहाँ पे है? पंजाब, केपी, गिलगित बल्तिस्तान, एजेके, वो तो उसकी रिट में है नहीं। Exactly. भूल जाए वो बात। तीसरी अहम चीज़ ये है कि पीटीआई की गवर्नमेंट, हम लोग आके यहाँ पे रावलपिंडी में डेरा डाल देते हैं और हम लोग वहाँ पे बैठ जाते हैं, तो कहाँ पे जाएगी ये हुकूमत? ये तो इस्लामाबाद की हदूद तक महफूज है। निकलसन मॉन्यूमेंट है, आपका तालियां इंटरचेंज है, यहाँ तक एयरपोर्ट रोड तक ही महदूद है। चौथी बात अहम यह है कि हमें वो रोक नहीं सकते हैं। हम लोग अपनी डिमांड्स पूरी या कराना चाहते हैं। हमारी डिमांड्स हैं क्या? सिंपल चीज़ है, इलेक्शन फ्री एंड फेयर करा दें, मैदान में आए। ये राना सनाउल्लाह की आप बात करें, ये और आबिद शेर अली तो अपने घर का पोलिंग स्टेशन में भी फैसलाबाद में हार गए थे। और क्या बात है, मैं पिछले हफ्ते उधर ही बैठा हुआ था। उस जगह पे हमने वर्कर्स कन्वेंशन किया जहाँ पे लोग अपना पोलिंग स्टेशन हार गए थे। एक सियासतदान अपने घर का पोलिंग स्टेशन जिस वेले हार जाता है और वो उठ के बढ़ के मारे कि जी मैंने बहुत बड़ी दुनिया फतह कर दी, तो वो दुनिया वही बात है, सारों को मालूम है कि कितने पानी में है। ये इनका कोई हाल नहीं है जी। इंशाल्लाह इलेक्शन जो है अगला, ये हारेंगे, बुरी तरह हारेंगे लोग, ये लोगों के सामने एक्सपोज्ड है। और आप देखेंगे अगली हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की होगी और इमरान खान साहब वज़ीर आज़म होंगे। बिल्कुल। और ये जो गवर्नमेंट है ये इस वक्त एक रेत की दीवार है और पीटीआई जो है वो इस वक्त बड़ी कॉन्फिडेंट नज़र आ रही है कि इस गिरती हुई दीवार को आखिरी धक्का खान साहब ने जब रावलपिंडी में आना है और पूरे पाकिस्तान से काफिलों को लीड करना है तो उन्होंने ही अपने हाथों से देना है। बहुत बहुत शुक्रिया उमर अयूब साहब फॉर योर टाइम। यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। वेलकम बैक व्यूअर्स। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान 13 साल बाद किसी वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच चुका है। सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को शिकस्त देने के बाद अब कौमी टीम का मुकाबला इंग्लैंड से फाइनल में होगा। इस सब पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले यादें माजी। नाज़रीन इकराम, आज की यादें माजी में हम आपको बताएंगे कि 92 और अभी का वर्ल्ड कप किस तरह मुमासलत रखता है। पाकिस्तान 92 के वर्ल्ड कप में भी पहला मैच हार गया था, बल्कि ऐसे जैसे अभी हारा। इसके साथ ही साथ पाकिस्तान दोनों वर्ल्ड कप्स में इंडिया से ग्रुप मैचेस में भी हारा था, जबकि हैरत अंगेज तौर पर पाकिस्तान 92 की तरह इस मर्तबा भी सिर्फ 1 पॉइंट के मार्जिन से सेमीफाइनल में पहुंचा। बात यहां तक नहीं रुकती, पाकिस्तान ने उस वक्त भी न्यूजीलैंड को हराकर फाइनल में इंग्लैंड से फतह छीनी थी। अब भी मुकाबला इंग्लैंड से है, देखना यह है कि फातेह कौन होगा। इस सब पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है मायानाज क्रिकेटर सरफराज नवाज साहब ने। सरफराज साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि 92 और अभी के वर्ल्ड कप की मुमासलत काफी ज्यादा है, तो क्या इस पर यकीन रखा जा सकता है, क्योंकि सेमीफाइनल में तो हम मौजूदा तौर पर ही पहुंचे। देखें, ये जो आपने बात की है वो तो बिल्कुल मुशाबह तो 100% है। जैसे
92 में हुआ था वही चीजें अब दोहराई जा रही हैं। और उस वक्त भी एक पॉइंट हमें मिल गया था बारिश की वजह से, तो फाइनल में पहुंचे। तो अब तो ये है कि अभी भी जो हम जिम्बाब्वे से हारे हैं और उसके बाद जो साउथ अफ्रीका ने नेदरलैंड को हराया है, ये भी एक कुदरत का मुआवजा है कि पाकिस्तान टीम आगे ग्रुप में पहुंची और अब फाइनल में है माशाल्लाह। तो लेकिन ये जो चीजें सारी हैं, तो दोहराने वाली बात तो सबसे पहले तो ये आ रही है कि वहाँ बारिश बड़ी हो रही है मेलबर्न में, और यही प्रेडिक्शन है कि संडे और मंडे दोनों दिन बारिश होगी, लेकिन उसका भी 4 घंटे उन्होंने एक्सपेंड कर दिया है। संडे के दिन मैच जल्दी शुरू होगा अगर बारिश ना हुई तो। उसके बाद फिर आखिर में ये है कि ज्यादा बारिश रही तो आखिर में पीर को फिर मंडे को 10 ओवर तक महदूद कर दिया जाएगा। तो ये मैच तो फिर इस तरह के हालात जा रहे हैं। सरफराज साहब, अगर रिजर्व डे पर भी बारिश हो जाए तो उसमें क्या तरीका कार होता है? अगर संडे के बजाय मंडे तक बात जाती है और उस दिन भी बारिश हो जाए तो उस केस में क्या हो सकता है? उसमें ये देखेंगे कि आखिर में अगर 10 ओवर हो सकते हैं जी, अगर वो भी नहीं हो सकते तो फिर दोनों टीमों को ज्वाइंट वर्ल्ड कप चैंपियन करा दिया जाएगा। ओके, यानी दोनों टीम्स को ज्वाइंट तौर पर वर्ल्ड कप का चैंपियन डिक्लेयर कर दिया जाएगा। सरफराज साहब, इस टीम पर बहुत तनकीद भी की गई थी जब 2 मैचेस हार गए, जबकि अब टीम तो फाइनल में पहुंच चुकी है। तो क्या आप इस पर क्या कहना चाहेंगे कि ये तनकीद करना दुरुस्त है? क्योंकि बाबर पर भी और रिजवान पर भी काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर भी तनकीद हुई, यहाँ तक कि सेल्फिश भी कहा गया कि ओपनिंग कर रहे हैं वो। और एक मैच अब जो रिसेंट था हमारा जो सेमीफाइनल है उसमें तो वो ठीक खेले। तो इस सब में आपको क्या लगता है कि इस वक्त टीम का मोराल कैसा होगा और तनकीद क्या जस्टिफाइड थी? देखें, तनकीद तो हमेशा होती है अगर जिसके ऊपर एक्सपेक्टेशन हो आपकी कि स्कोर करेगा और ये मैच जितवाएगा सारा कुछ। तो जिम्बाब्वे के खिलाफ जैसे ये मैच आ रहे हैं तो वो तो आप खुद सोच लें कि तनकीद बनती है कि नहीं। ये तो अवाम को भी पता है कि जिम्बाब्वे से हारना तो एक क्राइम वाली बात थी। तो उसके बाद फिर आप देखें कि साउथ अफ्रीका ने तो जो हमें चांस दिया है खुद वो हारे हैं। तो उसके बाद फिर पाकिस्तान टीम का कॉम्बिनेशन अच्छा तैयार हुआ है। उसके बाद आप देखें कि ओपनिंग स्टैंड जो हमारा जाता है 6 ओवर का, जो पहले वो होता है 2 फील्डर आउट ऑफ सर्कल होते हैं, लेकिन हमारे ओपनिंग दोनों बैट्समैन रिजवान और बाबर ये अपना शुरू में खेलते हैं डॉट बॉल ज्यादा और चौके और छिक्के शुरू में नहीं लगाते, जहां दूसरे बैट्समैन शुरू से तेज खेलते हैं। और पहले 6 ओवर का जो होते हैं उसमें कम से कम 50-60 तो रन होने चाहिए। हमारे इतने रन नहीं होते, तो ये फिर इसलिए इनके ऊपर तनकीद होती है। तनकीद इसलिए कि ये अपना सेल्फिश होकर खेल रहे हैं और ये सिंगल और टूर के ऊपर पड़े हुए हैं। इनका ये 80-90 की एवरेज से शुरू में 5-6 ओवरों में जाते हैं, जहां ये ओवर 120 जाना चाहिए। तो यहाँ पर तनकीद इनके लिए होती है। लेकिन उसके बाद जो आखिरी मैच में ये खेले हैं वो भी श्रीलंका के खिलाफ था, जहां ये काफी आसानी से जीते हैं। जी, अच्छा, इस सब में अभी हमारा फाइनल है और जाहिर बात है कि टीम जो है वो इस वक्त मोराल तो उनका बड़ा ऊपर होगा क्योंकि सेमीफाइनल बड़े अच्छे तरीके से जीते हैं। तो आपको क्या लगता है कि कुछ चेंजेस टीम में फाइनल को देखते हुए या इंग्लैंड को अपने सामने रखते हुए और स्पेशली बॉलिंग के हिसाब से कुछ दरकार है? नहीं, देखें, पाकिस्तान की अगर बॉलिंग की बात करें तो 3 पाकिस्तान के पास स्पिनर हैं। इफ्तिखार है और स्पिन करता है, शादाब है और नवाज है। उसके बाद ये तीनों जो बैट्समैन है ये 5-6-7 ये मिडिल ऑर्डर है आपका। उसके बाद फिर 4 फास्ट बॉलर है आपके पास। वसीम जूनियर है, अफरीदी है, शहशाह, रऊफ है और नसीम। ये 4 फास्ट बॉलर, इनकी कॉम्बिनेशन अब काफी बन चुका है। तो इसका अगर आप देखें तो उसके मुताबिक जो इंग्लैंड की बॉलिंग है उनके पास भी स्पिनर है, लिविंगस्टन है, उसके बाद फिर अली है
तो उसके साथ फिर उनके जो फास्ट बॉलर हैं वो जो पिछले मैच में नहीं खेला, अनफिट था, और जॉर्डन खेला है। तो उसके बाद उनके पास फिर ये आदिल रशीद भी स्पिनर है, तो साथ में फिर स्टोक है फास्ट बॉलर, वोक्स है, करन है। तो दोनों की फास्ट बॉलिंग और स्पिन स्ट्रेंथ मेरा ख्याल है काफी अच्छी है। लेकिन इसमें दोनों तरफ अगर स्पिनर देखा जाए, शादाब और आदिल रशीद ये आपस में मुकाबले में हैं, और इसमें शादाब का मैं कहूँगा कि उसका एक्शन लोगों को अभी ज्यादा समझ नहीं आती, उसका थोड़ा एज रहेगा जी। और शाहीन शाह अफरीदी की फिटनेस के बारे में भी काफ़ी सवालात उठाए जा रहे थे। आपने उनको बॉलिंग करते देखा और काफ़ी रिदम में नज़र आए, तो क्या आपको लगता है कि उन्हें खिलाकर इस वक्त रिस्क लिया जा रहा है, या शाहीन भी कुछ सरप्राइज कर सकते हैं इस फाइनल में? देखें, पिछले मैचों में उन्होंने विकेटें अच्छी ली हैं, 4 विकेटें भी एक मैच में ली हैं, 15 ली हैं। ही इज इम्प्रूविंग ऑल द टाइम। और उसके बाद ये देखने में आया है कि इसको मैंने कोच को मैसेज भेजा था 1 साल पहले डॉक्टर रियाज के थ्रू कि अफरीदी को कहें जब ये शुरू में बॉलिंग करता है क्लोजर टू द स्टंप्स करे, ताकि लेग स्टंप पे जो गेंद पड़ के करता है तो वाइडर ऑफ द क्रीज LBW उसको नहीं मिलते। तो ये उसने करीब से अब शुरू किया हुआ है, जहाँ ये शुरू में LBW भी मिल रहे हैं और उसकी इम्प्रूवमेंट भी हो गई है, लाइन और लेंथ विकेट टू विकेट हो गई है। तो ये तो मैं कहूँगा कि काफ़ी बेहतर बॉलिंग कर रहा है। ख़ास तौर पर पहले 2 ओवर तो इसके बड़े लीथल होते हैं, और कोई ना कोई बैट्समैन गलती करता है, क्योंकि ये पिच अप रखता है और स्विंग भी होती है। तो उस वजह से मेरा ख्याल है कि कामयाबी इसको काफ़ी मिलती है। उसके बाद फिर चेंज पे आपका वो आता है नसीम के साथ फिर स्पिनर आ जाता है। उसके बाद फिर रऊफ है। कॉम्बिनेशन इनका बन चुका है कि किसको कब करना, और 7 बॉलर हैं, स्पिनर भी 3 है। अगर एक स्पिनर को मार पड़ रही है तो चेंज कर सकते हैं। और 4 बॉलर है फास्ट। वसीम जूनियर है, वसीम जूनियर जो इसको थोड़ा ऑफ से बाहर से गेंद आखिर में अंदर लाना चाहिए, क्योंकि ये मिडल से करता है और लेग स्टंप के बाहर निकलता है। तो वहाँ इम्प्रूवमेंट इसकी थोड़ी हो जाए तो ये आखिर में रिवर्स स्विंग भी इसका होता है। रऊफ वैसे ही 150 की स्पीड से करता है। तो मैं कहूँगा कि बॉलिंग तो पाकिस्तान की मजबूत है। अब बैटिंग के ऊपर आप देखेंगे कि बैटिंग में आप क्या करते हैं। बिल्कुल, बॉलिंग तो हमारी मजबूत है और बड़ी अच्छी उम्मीदें हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सरफराज नवाज साहब, और हमारी तो नेक तमन्नाएं हैं हमारी टीम के लिए। पूरी कौम दुआएं कर रही है, और इंशाल्लाह 92 के वर्ल्ड कप के साथ इतनी ज़्यादा मुमासलत है, तो अब ज़रा फाइनल में भी हमारी टीम जो है और हमारे शाहीन जो हैं वो इंग्लैंड को शिकस्त का मज़ा चखाएंगे और 92 की तरह इस कौम को वर्ल्ड कप की खुशी देंगे। एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद वक्त होगा पोस्टमार्टम का। मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू। नाज़रीन इकराम, वेलकम बैक टू प्रोग्राम। यकीनन आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये मुहावरा क्यों इस्तेमाल किया है। तो नाज़रीन, इसकी वजह कुछ यूँ है कि गुज़श्ता शाम मैं यूँ ही मोबाइल फ़ोन हाथ में लिए किसी सोच में डूबा हुआ था कि अचानक मरीम नवाज़ साहिबा का ट्विटर अकाउंट मेरी नज़र से गुजरा। एक लम्हे को मैंने सोचा कि इसको स्किप कर जाऊँ, लेकिन बतौर सहाफ़ी मुझसे ये ना हो सका और मैंने उनकी ट्वीट्स पढ़ ही ली, जिनमें से 2 ट्वीट्स मेरी नज़र से गुजरी। एक ट्वीट जिसमें मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहिबा कह रही हैं कि जत्थों की सियासत किसी को नहीं करने देंगे, जबकि दूसरा एक वीडियो बयान था जिसमें मरीम नवाज साहिबा का अवाम के लिए दर्द काबिले दीद था। अवाम से ऐसी उनसियत मैंने आज तक नहीं देखी। मरीम नवाज साहिबा का क्लिप देखकर एक लम्हे को मेरा दिल पसीज कर रह गया कि या अल्लाह, इस कदर अवाम से मोहब्बत। जरा पहले खुद मैं बस ये कहना चाहूँगी कि लॉन्ग मार्च की वजह से जो लोगों के रास्ते रुके हुए हैं और लोगों को तकलीफात का सामना है, ये बहुत बुरी बात है। सुना आपने नाजरीन,
मरियम नवाज शरीफ साहिबा फरमा रही हैं कि पीटीआई के लॉन्ग मार्च और एहतजाज की वजह से रास्ते बंद हो गए हैं। बहुत बुरी बात है। हाय रे मुनाफकत। कैलबरी फॉन्ट में जालसाजी करते वक्त बुरा नहीं लगा? क्या मुल्की इदारों के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम जोई करते वक्त बुरा नहीं लगा? क्या जाती प्रॉपर्टी से मुतल्लिक झूठा बयान देते वक्त मरियम साहिबा को बुरा नहीं लगा? जरदारी इमरान भाई भाई के सफर से इत्तहादी तक का सफर, क्या तब भी बुरा नहीं लगा? आज के पोस्टमार्टम में नाजरीन हम आपको दिखाएंगे कि दर हकीकत अवाम के दर्द से बिलबिलाए और जमहूरी हक़ एहतजाज को जत्थों का वाली हुक्मरान जमात खुद क्या कुछ करती रही है। आज से ठीक 1 साल कबल 21 अक्टूबर 2021 को नून लीग और पीडीएम क़यादत ने लाहौर और रावलपिंडी में एहतजाज की कॉल दी थी, जिसके बायस दोनों शहर पूरी तरह से ब्लॉक हो गए थे। नाज़रीन, आपकी आसानी के लिए हमने वो न्यूज़ का क्लिप भी निकाला है जिसमें आप खुद देखें कि कैसे शहरों को मुकम्मल तौर पर जाम किया गया। लाहौर और रावलपिंडी में एहतजाजी मुजाहिरों के पेश नज़र मेट्रो बस सर्विस बंद कर दी गई। मुतादिद सड़कों को कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया। शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। रास्ते बंद होने से मिनटों का सफ़र घंटों में बदल गया। मुख्तलिफ इलाकों में इंटरनेट सर्विस भी बंद कर दी गई है। पुरअमन एहतजाज को जत्थों का नाम देने वाली मरियम नवाज की जमात के माजी से कौन वाकिफ नहीं है। 1997 में सुप्रीम कोर्ट पर हमले का तो आपने सुना ही होगा। मैंने सोचा आज आपको मनाजिर भी दिखा दूं कि मरियम साहिबा दर हकीकत जत्था कहते किसे हैं। नाज़रीन इकराम, बात यहां खत्म नहीं हो जाती। जब मियां नवाज शरीफ साहब को पनामा केस में नाअहल किया गया था तो उस वक्त भी नून लीग की जानिब से मुल्क भर में ना सिर्फ हंगामे किए गए बल्कि रोड्स बंद और इमलाक को नजरे आतिश किया गया, जिसकी चंद तस्वीरी झलकियां आप देख सकते हैं। नाज़रीन इकराम, मुल्क में कानून सिर्फ गरीब के लिए है, इस बात में तो कोई शक नहीं। इमरान खान के मार्च को जत्थों का नाम देने वाली मरियम नवाज शायद भूल गईं कि जब उन्हें नैब में पेशी के लिए लाहौर बुलाया गया था तो किस तरह से उनकी जमात के कारकुनान ने नैब के दफ्तर पर पत्थरों से हमला किया था। मरियम साहिबा भूल गईं, लेकिन हम नहीं भूले। आप खुद देखें। नाज़रीन इकराम, ना सिर्फ मरियम नवाज बल्कि उनकी हुकूमत के सबसे अहम इत्तहादी मौलाना फजलुर रहमान खुद भी लॉन्ग मार्चेस की क़यादत करके इस्लामाबाद तशरीफ ला चुके हैं। लॉन्ग मार्च के वक्त देखिए कि किस तरह मौलाना साहब खुशी से बता रहे हैं कि 1 घंटे से भी कम वक्त में उनके कारकुनान ने पूरा मुल्क बंद कर दिया। सवाल ये बनता है कि क्या उस वक्त रोड बंद नहीं हुए जब मौलाना साहब इस्लामाबाद की श्रीनगर हाईवे पर हजारों तलबा के साथ कई दिन तक बैठे रहे? काश उस वक्त भी मरियम नवाज शरीफ साहिबा की जानिब से कोई ट्वीट आया होता तो हम कह सकते कि वाह क्या इनकलाबी लीडर है। नाज़रीन कराम, आखिर में यही कहूंगा कि सियासत में झूठ और सच की तमीज इस वक्त खत्म हो चुकी है। कोई भी बात और कोई भी बयान देने से कबल यह जरूर देखा जाना चाहिए कि कहीं आपका माजी भी दागदार तो नहीं, क्योंकि आप तो सब भूल सकते हैं लेकिन अवाम कभी नहीं भूलती, और अवाम भूल भी जाए तो हम भूलने नहीं देंगे, क्योंकि अब बात होगी। नाज़रीन इकराम, मुझे दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। पाकिस्तान जिंदाबाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। बहुत अच्छी कवरेज की है। ये मार्च की तो जबरदस्त कवरेज थी, बॉल की प्रॉब्लम सबसे बेस्ट थी। सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।